नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और मैं हूं अनुपम मिश्रा महाबहस के साथ। महाबहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक। Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to. और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेकर डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। गृह मंत्री के एकदम चेहरे पर आ गए, पूरा कागज फाड़ के फेंका गया। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। Gives executive agencies a free run to become judge and junior executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Government is hell-bent on creating a police state. All these can be used to destabilize an elected government, sir. So I think that it's absolutely wrong. It's anti-constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। संविधान में 130वां संशोधन अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए लागू होगा। अनुच्छेद 164 में संशोधन राज्यों के लिए लागू होगा। अनुच्छेद 239 ए में संशोधन दिल्ली के लिए लागू होगा। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि अगर पीएम, सीएम या मंत्री लगातार 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन पर 5 साल या उससे ज्यादा की सजा के प्रावधान वाला केस है, तो जेल जाने के 30 दिन के अंदर अगर वो नेता पद से इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन स्वतः पद खाली माना जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की दुहाई दी जाती है, फिर सरकार को इस तरह का कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले दिनों ऐसे अपवाद भी सामने आए जब मंत्री जेल में थे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम 156 दिन जेल में रहे। तो हमारे साथ खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। अनुराग सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता, इमाम वाहिद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संदीप मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानूनी पहलू को भली भांति समझते हैं, और अतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासी नब्ज को और राजनेताओं के शतरंज के खेल को भी बहुत गहनता से समझते हैं। सबसे पहले आज के सवालों की बात करते हैं। महाबहस के सवाल है जिन पर आज डिबेट में फोकस रहेगा। संसद में 3 बिल पर रण, सियासत का शुद्धिकरण, करप्शन पर कानूनी चोट से क्यों बौखलाया विपक्ष, नैतिकता की दुहाई शाह ने कांग्रेस को याद दिलाई। ये यहां पर आज की चर्चा के प्रमुख सवाल और इन्हीं पर आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा की स्पोक्स पर्सन अनुराग सिंह है। अनुराग सिंह जी, सवाल ये है कि आखिर इन बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और अब से बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है और उस पर किसी तरह के आरोप लगते हैं, सजा होती है या फिर अमूमन उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले इस्तीफे नहीं दिए गए, इसीलिए आप इस बिल को लेकर के आए हैं? मेरी सभी को राम राम। देखिए, जब हमारे जो संविधान करता है, उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो,
उनके वो जेल चले जाएं और जेल से सरकार चलाने के लिए उतारू हों, परंतु अपने पद से इस्तीफा ना दें। तो ये जाति किसके साथ हुई? ये जाति उस राज्य की जनता के साथ हुई। और एक अच्छे लोकतंत्र में जनता जो होती है वो सर्वोपरि होती है। जनता इसलिए वोट करके अपने नेता को नहीं चुनती है, सरकार नहीं बनवाती है कि आप जेल में बैठे रहें और कहें नहीं भाई मैं तो सरकार यहीं से ही चलाऊंगा। कल को कोई आतंकवादी चुन लिया जाए, कोई जघन्य अपराधी चुन लिया जाए मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में, तो क्या वो जेल में बैठकर सरकार चलाएगा, देश चलाएगा, प्रदेश चलाएगा? ये तो उचित नहीं है ना। तो समय के अनुसार बदलाव आवश्यक हो जाता है। और ये कहीं स्टैम्प पेपर में तो नहीं लिख दिया गया क्या कि हमेशा केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी? ये तो सत्ता है, आती जाती रहती है। आज हम है, कल को कोई और रहेगा। पर राष्ट्र सर्वोपरि है, ऐसी भावना से अगर जो कदम उठाते हैं या ऐसे कानून लेकर आते हैं, उनकी मानसिकता को देखना चाहिए। ये वही बिल्कुल। राहुल गांधी है ना, कि जब मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे लालू यादव को बचाने के लिए, वो पूरा अध्यादेश फाड़ कर फेंक दिया था। आज क्या हो गया है इनको? ये किस तरफ खड़े हुए हैं? या ये डर है? क्योंकि इतिहास बताता है कांग्रेस पार्टी का और खासतौर से इस परिवार का कि किस प्रकार से जबरन सरकारें गिराई गई हैं और जेल के दरवाजे दिखाए गए हैं। बिल्कुल। इस प्रकार की अनुराग भदौरिया के पास मंशा- आऊंगा। मैं अनुराग जी, विधायकों की सजा भी चली जाती है, सजा होने पर उनको जेल में भी रहना पड़ता है, और जिस तरीके से अब सरकार इस बिल को लेकर के आई है, समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देख रही है? देखिए, मैंने फिर बोला था, पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हर चीज राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक मुद्दों को देख के करती है। आपको बिल बनाना था, बिल लाना था, आपको इस पे चर्चा करवानी चाहिए थी, समाज में चर्चा करवानी चाहिए थी, पार्लियामेंट के अंदर में आपको बिल पे चर्चा करवाने के लिए समय देना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि आप कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर चला जाए। अरे तो अभी तो कई बार ऐसे व्यक्ति जेल के अंदर गए जिनकी बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम और मंत्री जी दिल्ली के, बाद में सीबीआई कोर्ट है तो उनको क्लीन चिट दे दी कोर्ट से। तो अगर साल 1.5 साल जेल में रह गए तो किसकी जिम्मेदारी थी? कोई बताएगा इस पे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे मुकदमा लगा दे, झूठे मुकदमे लगा के आपको जेल भेज दे, और जेल भेजने के बाद आदमी कोर्ट से लड़ता रहे, लड़ते लड़ते उसको आप साल भर 1.5 साल जेल के अंदर रखे रहें, और फिर बाद में ये आए कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल जाए। तो आपने तो किसी का नुकसान किया है ना, लोकतंत्र का। आपने जो लोकतंत्र ताकतें जो होती है, लोकतंत्र जो हमें मिला है, उसका तो अपमान हुआ कहीं ना कहीं। तो आप अपनी ताकत का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे ना? कम से कम हम लोग इस मुद्दे को लेके बस सरकार से इतना चाहते हैं कि सरकार पहले अपने सिस्टम को दुरुस्त करे, ये गारंटी दे समाज के अंदर में कि सरकार कोई अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करेगी, जो संस्थाएं हैं उनका मिसयूज नहीं होगा। क्या संस्थाओं का मिसयूज नहीं हो रहा है? जिस तरह से ईडी सीबीआई का मुकदमे लगातार होते हैं, उसके बाद आप कन्विक्शन रेट देख लीजिए क्या है उनका। ये बात किसी छिपी तो नहीं है। आप उन्हीं व्यक्ति को जिसको जेल में डालते वही चीफ मिनिस्टर दोबारा झारखंड का चुन लिया जाता है, जनता चुन लेती है, और आप जेल भेज देते हो। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज अपनी सुविधा अनुसार करना चलिए, मैं चाहती जवाब है। लूंगा, बिल्कुल समाज बाद में के जवाब अंदर दूंगा, में लेकिन हमाम वाहिद लोकतंत्र कांग्रेस के में प्रवक्ता है, विपक्ष उनके होता पास है, चलना होगा विपक्ष को मुझे। कॉन्फिडेंस मिलेगा हमाम होता है। वाहिद जी, आप कांग्रेस किस विपक्ष को नजरिए से देख रही है, और confidence आपको क्यों लगता है नहीं कि ले रहे हो? वाकई में जिस तरीके से भाजपा इस बिल को लेकर के आ रही है, वाकई में जरूरत है वक्त की है? देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने तीनों बिल पेश किए हैं, वो पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेता ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। आदरणीय प्रियंका गांधी ने कहा ये पूरी तरीके से दमनकारी है, क्योंकि आपकी जो राजनीति करने की परंपरा रही है वो यही है कि आप विपक्ष के चुने हुए मुख्यमंत्री जो जनता के जनादेश से सत्ता पर स्थापित होते हैं, उनके खिलाफ आपने हमेशा कार्रवाई की है। और इस प्रकार के कानून पास होने के बाद इसी तरीके का दुरुपयोग होगा। ये केवल विपक्ष के डराने का एक हथकंडा है, और इसी के माध्यम से आप विपक्ष के मंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो आपकी परंपरा रही है उसमें अगर आप देखेंगे कि ईडी ने लगातार जो कार्रवाई की है, 95% कार्रवाई वो विपक्ष के खिलाफ हुई है। जो लोग विपक्ष में थे, जिनके खिलाफ आरोप थे, जिनके खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाइयां चल रही थी, जब वो आपकी पार्टी में गए, आपकी सरकार में गए, तो उनके दाग धुल गए। और वो जो आपके पास वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसका सही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक प्रकार से विपक्ष के खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए एक हथकंडा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी
इन तमाम बिलों का विरोध कर रही है। हमारे नेता, सभी नेता, गौरव गोगोई जी ने, मनीष तिवारी जी ने, सभी ने पूर्ण रूप से ये कहा है कि आपकी जो राजनीति की परंपरा रही है वो कहीं ना कहीं आपने हमेशा विपक्षी नेताओं के खिलाफ, क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होती है और झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होती है, सत्ता पक्ष के जो मुख्यमंत्री होते हैं या मंत्री होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो अभी देखा बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कि आप बता सुप्रीम रहे कोर्ट ने, हैं। मैं जवाब लूंगा बीजेपी से। संदीप मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, तमाम सांसद, तमाम विधायक ऐसे हैं जिन पर कई मुकदमे चल रहे हैं, अदालती मामले चल रहे हैं, कई सालों से लंबित मामले चल रहे हैं, अपराध से जुड़े हुए मामले भी हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि वाकई में क्या एक फिल्टरिंग का काम सरकार के बिल कर पाएंगे और इतना आसान लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो काम आसान है ही नहीं, और जो भी कदम अभी तक चाहे मोदी जी हों या अमित शाह जी ने उठाए हों, वह सारे ही एक टफ कदम रहे हैं, और खासकर ऐसे स्थिति में उठाए गए हैं जब परिस्थितियां विपरीत हों। एक पार्टी जिसके सांसदों की संख्या आज की तारीख में 250 पर है, अगर 400 होती तो मैं शायद बात दूसरी करता, लेकिन अगर 250 सांसद हैं, उसके बाद इस तरह का एक्ट लाया जा रहा है, तो इसमें इस बात की पूरी संभावना है कि कल को जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होंगे वह लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके या किसी तरह से उनकी वोट संख्या नहीं बढ़ेगी। तो यह उसी तरह का स्टेप है जिस तरह से नोटबंदी था, जीएसटी था, इसी तरह का एक स्टेप है जिसके चलते एक सुचिता जो कहते हैं राजनीतिक जीवन में, जो ऑब्जेक्टिव इनको वितरण किया गया है सांसदों को, उसमें लिखा गया है कि देयर शुड नॉट बी ए सिंगल रे ऑफ सस्पिशन। जो सांसद बनते हैं उनके प्रति लोगों के मन में जरा सा भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। और एक संवैधानिक संकट हमारे संविधान प्रेमी लोगों ने खड़ा कर दिया था दिल्ली के अंदर। आपने देखा था कि जेल के अंदर से कार्यवाही चल रही थी। तो ऐसी समस्या भविष्य में ना खड़ी हो, उसके लिए जरूरी है कि इस तरह का एक कानून लाया जाए, और निश्चित ही यह चीज जो है राजनीति को शुद्ध करने की दिशा में एक बेहतर कदम साबित होगा। बिल्कुल। अतिबान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत सारे इतिहास में अगर हम देखें टटोल करके, तो आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक बहुत सारे लोग जेल गए, कई बार लोगों ने जेलों में रह करके बड़े बड़े आंदोलन किए। वो वक्त देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को देखें, और आज जो 3 बिल हैं उनके परिदृश्य को देखा जाए, किस तरीके से आप व्याख्या करेंगे? देखिए, विपक्ष तो हमेशा ये कहेगा कि नहीं, कोई ये बिल ठीक नहीं है, ये बिल तो सरकार की तानाशाही है। सरकार कहेगी कि नहीं, हम बिल्कुल सही करके ला रहे हैं। लेकिन सच बात है कि इस बिल की आवश्यकता थी। इसका खामियाजा पिछले दिनों देश को या दिल्ली को तब भुगतना पड़ा जब उस समय वहां के मुख्यमंत्री में अरविंद केजरीवाल 156 दिन तक जेल में रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये कितनी विडंबना है कि जो जिस व्यक्ति पर अपराध इल्जाम आ गया हो, नैतिकता कहती है कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नैतिकता को ताक पर रखकर उन्होंने अपनी जिद को प्रमुखता दी, जो कानून व्यवस्था ऐसी थी नहीं। अब जब कानून की में एक व्यवस्था, एक विधेयक लाया जा रहा है, संशोधन विधेयक, तो उस पर विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकार की तानाशाही है, ये सरकार का मनमानापन है। जो पावर में होता है वो ऐसे बिल्कुल अतिबान जी पे आऊंगा आगे आपके पास। अगर इससे भविष्य देश की राजनीति का सुधरेगा तो ये गलत नहीं है, बिल उचित है। मैं अनुराग जी आऊंगा आपके पास। एक बार आपने जो बात कही थी उस पर बीजेपी से रिएक्शन ले लूं, कांग्रेस से भी। अनला जी, मैं आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास। अनला जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है, कांग्रेस भी इस बात को कह रही है, तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि क्या इस तरह के लोग या इस तरह के दागी लोग बाकी राजनीतिक दलों में हैं, इसलिए भाजपा इसको लेकर के निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, ये बात है, या फिर वाकई में एक रिफॉर्म्स की बात ही है? देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ पे 2 बात कहना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा तो है नहीं कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार है, ठीक है। तो अगर जिसको वहां से अपनी कोई आवाज उठानी है, उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ कई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सत्ता तो आती जाती रहती है, आज हमें कल आप हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा के लिए आ चुकी है, रहेगा ऐसे ही। अभी आने वाले दूर तक समय तक भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी, परंतु लोकतंत्र जो है
हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम यही है कि जनता तय करती है। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं। अनुराग जी क्या कह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर। अभी अनुराग जी ने एक बात कही कि भाई क्या है, आप नेता को डाल देंगे तो सरकारें गिरा। अरे साहब, अगर हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरे को बैठा दिया, जब लौट कर आए फिर उन्होंने शपथ ले ली। प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपके पास नेता खत्म हो गया आपकी पार्टियों में, केवल और केवल एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है। मान लिया ना आप लोगों ने कि अगर वो व्यक्ति विशेष जेल चला जाएगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी, आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक, सवाल ये है कि, अरे सुन लीजिए, अब सवाल ये है कि जिन नेताओं पे आरोप लगे थे, जिनको चक्की पीसिंग की बात की गई थी, जिन पे भ्रष्टाचार का हजारों करोड़ का आरोप लगा था, आप नहीं लगाया था, किसी और ने नहीं लगाया था, बाद में आपने उनको मंत्री बना दिया। फिर चक्की पीसिंग कहाँ गया, मुझे समझ में नहीं आया। इसके मतलब आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। जिस व्यक्ति पे आप आरोप लगा रहे थे, हम नहीं, आप आरोप लगा रहे थे, जिन जिन लोगों पे आपने आरोप लगाया था, हेमंत बिस्वा शर्मा जी पे आपने आरोप लगाया था, जिन जिन लोगों को आपने आरोप लगाया था, उनको सबको आपने मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम सीएम बना दिया। फिर कहां अपनी नैतिकता चली गई? एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी जिस तरह का आपने कहा 30 दिन रह जाए, अरे यहाँ तो आप कोई भी स्पीच लेके, आचार संहिता का कानून का वो लेके आप 2 साल की सजा दिलवा देते हैं। इतना बड़ा आप उसकी एफआईआर और चार्जशीट तैयार करते हैं, बाद में सर्वोच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से उनको न्याय मिलता है। क्या अब अभी हमारे उनके विधायक को उसको नहीं मिला? एक विधायक को आपने उसकी सस्ता ले ली थी, अब्बास अंसारी की। क्या अब्बास अंसारी को आज कोर्ट ने नहीं कहा, बहाल नहीं की वापस? तो आप क्या चाहते हैं कि आदमी कोर्ट के चक्कर काटता रहे? माने आप ऐसा अपना सिस्टम का इतना अपनी ताकत का दुरुपयोग करो कि आदमी कोर्ट का चक्कर काटते रहे, जनता की सेवा। जवाब दीजिए। जनता ने चुना था मऊ से। देखिए, ऐसा है कि अनुराग जी जो कह रहे हैं उसके अनुसार तो इनको भारतीय न्याय व्यवस्था पे किसी भी प्रकार का भरोसा रह ही नहीं गया। दूसरी बात ये है कि इनको पता है कि एमपी एमएलए की जो केसेस हैं वो अलग से देखे जाते हैं। एक सेकंड, होल्ड ऑन, सुन लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ा दूं यहाँ बैठ के। और यहाँ पर ये जो आज विधेयक आ रहा है, विधेयक क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो सेंथिल बालाजी हैं तमिलनाडु के, जब इनका केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में इस प्रकार की, चुप कराइए, इनको कोई जानकारी नहीं है, लगातार बीच में बोलेंगे, क्योंकि मैं अब इनका पर्दाफाश करूंगी। अब मैं इनका पर्दाफाश करूंगी तो ये लगातार बोलेंगे, जिससे कि ऑडियंस जो है वो मेरी बात वहां न जा सके। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंथिल बालाजी के केस में कि संविधान में क्लैरिटी नहीं है कि अगर मंत्री को जेल होती है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इशारे पे अगर आज ये विधेयक इंट्रोड्यूस हो रहा है तो अपोजिशन को बहुत परेशानी हो रही है, और इसीलिए अभी आपने उदाहरण दे दिया, चक्की पीसिंग का उदाहरण दे दिया। अरे चक्की पीसिंग पार्टी में आकर मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मंत्री ना बन सके, इसीलिए ये विधेयक आ रहा है। साहब, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? आप लोगों ने तो अपोजिशन किया ना, चाहे वो वक्त एक्ट हो उसके लिए अपोजिशन, ट्रिपल तलाक हो उसके लिए अपोजिशन, 370 हटाना हो उसके लिए अपोजिशन, ये मसला आया तो अपोजिशन, आपने वन नेशन वन इलेक्शन तो अपोजिशन। भाई रुकिए, आपस में जरा मत करिए, रुक जाइए भाई, ऑडियो डाउन करिए। अमाम वाहिद साहब, कांग्रेस जिस बात को कह रही थी, क्या लगता है आपको, भाजपा जिस मोटिव के तहत अगर वो काम कर रही है तो फिर दिक्कत कांग्रेस को क्यों आ रही है? मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा। देखिए, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटने पे लगातार उतारू है और एक प्रकार से इस देश को तानाशाही की तरफ ले जा रही। इस प्रकार के कानून के पीछे जो उद्देश्य है वो केवल जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी, उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेगा। और अभी आपने देखा कि उच्चतम न्यायालय ने कितनी सख्त टिप्पणी की कि आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। ईडी को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कितनी सख्त टिप्पणी की कि आप अपनी हदें पार कर रहे हैं, आपका जो आचरण है वो गुंडों जैसा है। उसके बाद भी इस तरीके के कानून के माध्यम से आपकी उसकी शक्ति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। केवल विपक्ष के नेताओं और जनता की चुनी हुई सरकार को चैलेंज करने के लिए, उनको सत्ता से बेदखल करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ईडी की कार्रवाई, 95% कार्रवाई जो है वो कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है।
कांग्रेस के सभी नेता, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी अनुला हो, जी जवाब राहुल दीजिए। गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, भूपेश जी। बघेल हो, अशोक गहलोत हो, सचिन देखिए पायलट ऐसा हो, है, इन आम लोगों आदमी को पार्टी के मैं नेता हो, कांग्रेस शिवसेना की के नेता हो, नासमझी क्या मैं समाजवादी बोलूं, पार्टी मैं के नेता हो, नासमझी कहूं सभी के या खिलाफ कंफ्यूज कार्रवाई पार्टी हुई। कहूं, आपकी ये अभी पार्टी के ईडी नेताओं का के खिलाफ उदाहरण दे कार्रवाई रहे, क्यों नहीं बार हुई? बार अनुराग जी भी क्यों? ईडी का आप उदाहरण दे रहे हैं, आपका कोई कांग्रेस पार्टी भी मुख्यमंत्री ईडी का भ्रष्टाचार उदाहरण नहीं दे है? रही है। हेमंत क्योंकि बिस्वा मैंने कहा शर्मा, नहीं, ये जिसके अब हर खिलाफ चीज का आरोप लगे अपोजिशन थे, करते वो करते कहाँ गया? इसीलिए अपोजिशन हेमंत में बिस्वा बैठे हुए शर्मा हैं। हो, मुकुल अरे रॉय साहब, हो, ईडी जो शुभेंदु है वो अधिकारी भारतीय हो, जनता पार्टी का तमाम कोई दाग खुल हिस्सा जाते नहीं हैं। है। ईडी जो आपके है जो मुख्यमंत्री हैं, अपना जिस काम प्रकार से करती है, अलोकतांत्रिक काम करते हैं, अपना उत्तर काम प्रदेश के करती है। मुख्यमंत्री की बात की जाए, ये हेमंत लगातार बिस्वा शर्मा बोलेंगे की तो बात मैं की कैसे जाए, बोलूं? उत्तराखंड जो है एक प्रकार करते से रहिए आपकी सर की अपोजिशन, नर्सरी बन चुकी चोर है। की दाढ़ी में आए दिन तिनका, अलोकतांत्रिक जो लुटेरे असंवैधानिक बैठे कार्य किए हैं, जाते हैं, अपराधी उनके खिलाफ बैठे कोई हैं, कार्रवाई नहीं आतंकवादियों होती के है। साथ सरकार चलाते ये हैं और केवल जघन्य अपराधियों राजनीतिक को एजेंडा पालते हैं, सिद्ध उनको करने के लिए परेशानी आप है। लोग तय करने के लिए उनको सब डर कर रहे लग रहा हैं। है कि भाई और अभी ये तो हम तमाम जो कानून ऐसे बनाए ऐसे जाए जो हैं, माफिया बातें डॉन, हैं, मुख्तार केवल अंसारी, आतंकवादी यदु के भाई रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। जितवाते थे, अब क्या होगा, ये इस बार से संदीप क्या मिश्रा जी, लोगों को डर लग रहा है। सवाल साफ यहां साफ पर है, ये इनको जो डर। एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई और तमाम जो एजेंसियां हैं, क्या सरकारें इनका दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करती रही हैं? इतिहास के पन्नों को टटोल कर देखा जाए तो दो तीन बातें जरूर सामने आती हैं कि इनमें जो ऑफिसर्स रहे होते हैं, बाद में वो किसी न किसी राजनीतिक दल में बड़े ओहदे पर या बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी देखे गए हैं। तो ऐसे में क्या इस तरीके से सवाल जो खड़े होते हैं विपक्ष की तरफ से या और भी लोगों की तरफ से, उन सवालों को कैसे देखा जाए? देखिए, अगर हम इस बात को इनकार करें कि प्रभाव नहीं पड़ता है तो शायद हम हकीकत से पीछा छुड़ा रहे हैं। सच्चाई यह है कि सत्ता पक्ष का हमेशा, कोई भी एजेंसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो या पुलिस हो, जिले के जो एसपी होते हैं उसके ऊपर भी शासन का प्रभाव होता है, तो इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बात क्या है कि अदालत का सिस्टम बना किस लिए है? अनुराग भाई, हमारे अनुराग भाई और हमाम वाहिद भाई दोनों यह मान चुके हैं कि देश में एक न्यायिक सिस्टम है और न्यायिक सिस्टम ही जो है इन लोगों का संरक्षण कर रहा है। आज इन्होंने कार्यवाही कही ना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उन्हें रिलीफ दी। न्यायपालिका करेगी तो सरकार भी तो कुछ करेगी कि नहीं करेगी, ये बता दीजिए। फिर सरकार किस लिए है? सरकार की जिम्मेदारी एफआईआर करने की है, सिर्फ चार्जशीट बनाने की है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अनुराग भाई, एफआईआर दर्ज ही होता है स्टेट वर्सेस, मेरी बात नहीं समझे। तो क्या आप एफआईआर हर किसी विपक्ष पे दर्ज करते रहेंगे बिना जांच के? अदालत किस लिए है? अगर एफआईआर ही सब कुछ होगा, एफआईआर सब कुछ नहीं है, मामला कोर्ट में जाके खत्म होता है। कोई भी मामला एफआईआर दर्ज करने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। जब तक अदालत से मामला डिसाइड नहीं होता है तब तक उसे नहीं माना जाता है। अदालत एक ऐसी जगह है जहां रतिबान त्रिपाठी जी, रुकिए, रतिबान त्रिपाठी जी रुक जाइए, संदीप जी रुकिए, रतिबान त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि सियासी दल अगर इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो सवाल यहां पर यह कि राजनीति का जो शुद्धिकरण करने का जो प्रयास है इन बिलों के जरिए, कि दागी लोग, दागदार लोग जिन पर मुकदमे लगे हैं, वो लोग इस तरीके से महत्वपूर्ण पदों पर आसीन न हों, तो एक सफाई अभियान के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। देखिए, ये जो कदम, जब कोई विपक्ष दल रहेगा तो एक परंपरा बन गई कि नहीं, हमें सरकार के किसी भी कदम का विरोध करना, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। धारा 370 हटाने का विरोध किया गया, 3 तलाक हटाने के लिए जो अभियान चला उस पर विरोध किया गया। तो एक विरोध की परंपरा, यही भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती तो ये भी शायद यही करते। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ये अभी बिल लाए गए हैं, ये सरकार के लिए, देश के लिए, जनता के लिए उचित हैं और इससे अपराधियों चलिए मैं फाइनल राउंड की तरफ आऊंगा, फाइनल राउंड पे आऊंगा। गलत लोगों की छटाई हो अनुराग भदौरिया 30 सेकंड्स बताइए, जवाब दीजिए, सरकार को क्या करना चाहिए? करना ही चाहिए, उसको अपना काम है। सवाल ये होता है कि हम विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन हम कोई भी सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार की गलत नीतियों की आवाज उठाना, जनता की समस्या के समाधान की बात करना, जनता के लिए न्याय की बात करना, जनता को सुविधाओं दिलाने की बात करना, अगर सरकार की नीतियां गलत हैं तो उस पर सवाल उठाने मेरी जिम्मेदारी, हम उठाते हैं और उसको हम न्याय भी दिलाते हैं। भाई किसान बिल आया था ना, अगर हमने आवाज नहीं उठाती तो क्या किसान बिल वापस होता? ये बताइए आप।
तो किसान बिल की आवाज हमने उठाई ना कि ये किसान बिल गलत है, किसानों के इसमें नुकसान होगा, आखिर में किसान बिल वापस होना पड़ा। इसी तरह से आपने देखा हो हमने यहाँ जनगणना उसकी बात कराई थी कि यहाँ पे जनगणना होनी चाहिए, तो आज सरकार ने माना कि नहीं माना? तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि पत्रकार महोदय, आप तो पत्रकार, आप बीजेपी की बैटिंग मत कीजिए। प्रभु मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। आप पत्रकार होके बीजेपी की तरफ से मत बोल रहे ना, मुझे मैं बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी की तरफ नहीं बोल रहा, मैं एक सच बात कह रहा हूँ। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? तुमने क्या दी नहीं, मैं एक सच बात कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी प्रमोशन दिला होती तो भी यही करती जो आप कर रहे हैं। इनको देख लीजिए, इनका ध्यान दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अब मैंने देखो सिफारिश भी कर दिया, मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ये इसको पसंद नहीं आती कि विपक्ष में हम जनता की आवाज उठाएं। हम जनता की आवाज उठाते हैं, हम अपनी पर्सनल बात नहीं करते हैं। हम महंगाई की बात उठाते हैं, बेरोजगारी की बात उठाते हैं, किसान की बात उठाते हैं, एजुकेशन पे अगर गड़बड़ हो रही तो बात उठाते हैं, बारिश से यहाँ पे स्कूलों में पानी भर जा रहा है तो उसकी बात उठाते हैं। हम जनता की समस्या की बात कर रहे हैं, कोई हम अपने घर की बात कर रहे हैं क्या? और जनता की समस्या की आवाज उठाने के लिए विपक्ष होता है। जिस जनता ने सत्ता पक्ष को चुना, उसी जनता ने विपक्ष को चुना है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको मजबूती से उठाएं और इसका सम्मान दिलाएं, जनता को न्याय दिलाएं। और आप चाहते हैं कि जनता को न्याय नहीं दिला? कमाल की बात करते हैं आप भी। माने आप लोग ऐसा करना चाहते हैं जैसे मतलब विपक्ष बोलेगा तो हमाम वाहिद जी, सरकार जो कदम उठा रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि उससे कांग्रेस या बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी के फोरम पर उस कदम को क्यों देखा जा रहा है? आप उसको इंडिविजुअली एक रिफॉर्म्स के तौर पर भी तो देख सकते हैं। अनुपम जी, एडीआर की रिपोर्ट है कि 2014 से लेकर 21 तक ईडी ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की, उसमें से 500 में से 173 सांसद और विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि जो आपका नंबर कम है, कहीं ना कहीं इस तरीके के कानून बनाने के बाद आप विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने के बाद नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्पष्ट संदेश है कि जो भी कानून लाया जाएगा उसका दुरुपयोग होगा विपक्ष के खिलाफ। रतिभान त्रिपाठी जी, क्या लगता है कोई किसी भी पाले में हो, अगर दागदार है और उस पर आरोप है, उसको सजा हो चुकी है या किसी तरीके से उसके खिलाफ जांच चल रही है, तो वो किसी भी वॉशिंग मशीन में चला जाए, धुल के साफ थोड़ी हो जाएगा? नहीं, ये तो मैंने एक बात कही ना कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है। मैं जो अभी अनुराग जी जिस बात की वो कह रहे थे कि मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सच बात कह रहा हूं कि अगर आप विपक्ष में, आप सरकार में होते और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती। चलिए, वक्त की मेरे पास सभी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महाबहस में आज बस इतना ही, लेकिन इतना जरूर है कि अब भाजपा ने जिस तरीके से 3 बिल लेकर के आई है, उन बिलों के बाद अब इस पूरे मसले पर क्या आने वाले वक्त में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जिम्मेदार पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, तो ऐसे कोई व्यक्ति जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं या जिस किसी मामले में लिप्त हैं, तब वो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन नहीं हो पाएंगे या फिर उनको उस पद को छोड़ना होगा। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।